हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं केमिकल एंड इट्स इक्वेशंस, है ना। और मेरे आसपास का शोर आपके सामने हाजिर है। हम दोनों, मैं दीपिका, लेट्स लर्न विद डीए में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, सो हम लोग कर रहे हैं केमिकल एंड इट्स इक्वेशन कर रहे हैं। तो केमिकल एंड इट्स इक्वेशन में मैंने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में बता दिया था। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है ना। तो इसको आज हम लोग करेंगे केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इनको मैं कराना चाहती हूँ, ये मैं लास्ट में करवाती हूँ आपको। ठीक है ना। तो लेट्स कंप्लीट द चैप्टर फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक। ठीक है ना। टेक्सचुअल वर्क के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। मतलब अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे कि मैम प्लीज़ हमें करवा दो, तो मैं करवा दूँगी। ऐसे मुझे टाइम वेस्ट लगता है मेरे लिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं सिलेबस ख़त्म करवा रही हूँ अपनी तरफ से। अगर आपको करवाना होगा तो प्लीज़ रिएक्शन एक बारी कमेंटेड डाउन अगर आपको समझना होगा तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना। तो आप कमेंट में बता देना आपको क्या चाहिए। मैं डेफिनेटली अगर एक भी कमेंट आएगा मैं तब भी आपको डाल दूँगी। ठीक है ना। तब भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं करवा दूँगी आपको। ठीक है ना। अलग से एक लेक्चर डाल के मैं करा दूँगी। तो चलो पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड इन द क्लास 9th दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। क्या बोला, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन के आटम्स होते हैं, आटम ही है ना। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा ना, तो मॉलिक्यूलर आटम्स के बारे में पढ़ा ना। तो एक आटम हाइड्रोजन कभी भी हीलियम थोड़ी ना बन जाएगा। अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन डाल देंगे तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बैलेंसिंग में भी हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी, है ना। हीलियम का 2 होता है ना एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 रहता है। अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन मिक्स कर देते हैं वो हीलियम थोड़ी हो जाएगी, लेकिन उसकी कन्फिग्रेशन हीलियम तक पहुँचेगी, लेकिन वो हीलियम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रहेगा वो हाइड्रोजन ही। तो ठीक है ना। डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स नॉर डू द आटम डिसअपेयर। यहाँ तो आटम डिसअपेयर हो गया, ऐसा भी होने वाला है ना, जादू नहीं होगा। सो नॉर डू द आटम डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर फ्रॉम एल्सवेयर। तो जैसे जादूगर करते हैं ना, यहाँ से निकाल के यहाँ से ले आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना ही उसकी आटम्स का नंबर चेंज होगा, ना ही वो गायब होंगे, ना ही वो कन्वर्ट होंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इज़ दैट क्लियर? हाँ, केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग, तोड़ना। ठीक है, तोड़ना, ब्रेकिंग। ठीक है, टूट जाना। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड एक टूटती है, एक बॉन्ड टूटा तो दूसरा क्या हुआ, जुड़ गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जुड़ गया। तो यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आटम्स। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टडी किए हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं बिटवीन द आटम्स के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 और 4 में आप पढ़ोगे ये बात, एसिड एंड बेस में पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, सबसे पहले आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपकी रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन नाम ही है कंबाइन होना। ठीक है, कंबाइन होना, है ना, कंबाइन होना नाम ही आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये यहाँ पे एक बीकर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करें, डायग्राम होती हैं, समझना आसान हो जाता है डायग्राम से। तो यहाँ पे है एक बीकर है, बीकर के अंदर डाला पानी, पानी के अंदर डाला कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन फॉर्म हो गई। ठीक है ना, एक्वस स्लेक्ड लाइन फॉर्म हो गई, है ना। चूना गीला हो गया ना, वो पेंट बन जाएगा ना। पेंट क्या मतलब, वो बन जाएगा, दीवारों पे कलर करने के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्लेक्ड लाइन है, वाई द रिएक्शन ऑफ केमिकल ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर हो गया, H2O के साथ रिएक्ट करके इसने स्लेक्ड लाइन बना दी। ठीक है ना, स्लेक्ड लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, Ca2 ब्रैकेट में OH, कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, इसको नहीं चेंज कर सकते हम लोग। तो क्या है, एक्टिविटी है यहाँ पे, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन बोल सकते हैं इसको, इसी को ही क्विक लाइन बोलते हैं। CaO फार्मूला ऐसा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, याद रखेंगे। ठीक है ना, और इसी को ही क्विक लाइन बोला जाता है, इसी को ही चूना बोला जाता है। पानी में लो, थोड़ा सा स्लोली ऐड करो पानी, थोड़ा स्लोली ऐड वाटर टू दिस एंड टच द बीकर। उसके बाद ज़रा बीकर को टच करके देखो, रिएक्शन हुई, हीट फील हुई, टेम्परेचर का चेंज हुआ
हुआ क्यों नहीं हुआ, बाल्टी हमारी गर्म हो जाती है। तो डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस यस यस, ठीक है। तो नाउ अभी रिएक्शन पढ़ने का टाइम आ गया है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है विग्रसली, बुरी तरह से रिएक्ट करती है, ऐसे अटैक की वे में अटैक करती है पानी के साथ टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम। उससे क्या होता है, स्लेट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ना, ठीक है। रिलीज़ करता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्विक लाइम, ये आ गया आपका पानी, ये आ गया आपका स्लेट लाइम। याद करेंगे CaO, स्लेट लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। जो बोलना है बोलो। इसमें डालेंगे पानी, गॉड सो गिव्स क्या, CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी डाल दिया तो हाइड्रोक्साइड बन गया। याद रखेंगे, नाम याद रखा करो, ठीक है। So in this reaction calcium oxide and water combine करते हैं to form a single product known as calcium hydroxide. Such a reaction in which the single product is formed is called combination reaction. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स मिलके, ठीक है, दो कंपाउंड्स मिलके बनाते हैं एक और कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ना था, आप पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। ये पता है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मुझे ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक और रिएक्शन है, पढ़ना है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। Do you know a solution of the slake line produced by the reaction in 1.13 is used for white washing, है चूना दीवारों को कलर करने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall, ठीक है ना। ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है स्लोली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर के साथ भी वो रिएक्ट करती है, बाद में वो पतली हो जाती है, थिन लेयर बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेता है ये, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो हमने बनाई ना स्लेट लाइन से, ठीक है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट किया और बनाया ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हार्ड लेयर बन जाती है, पपड़ी टाइप बन जाती है ना, बनती है ना, समझ आई, ठीक है ना। तभी बोलते हैं ये पढ़ लिया करो। डू यू नो स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर, ये जो स्लेक लाइम बनाई है वो क्या करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो ये पपड़ी बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है और साथ में पानी को रिलीज़ कर देती है। पानी इवेपोरेट हो जाता है ना, दीवारों पे पानी इवेपोरेट हो जाता है ना, सूख जाता है पानी, तो पानी चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर दिखेगा थोड़ी आपको, है ना, वाटर तो रहेगा ही, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला गया, उड़ गया। आगे लिखा हुआ है कुछ काम की बातें। कार्बन डाइऑक्साइड in the air and form a calcium carbonate on the wall, and calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and give a shiny finish to the wall. तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें से जब पानी वानी उड़ जाएगा तो ये शाइनी बन जाता है ना, शाइनी टू द वॉल। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट नोट दैन द फॉर्मूला ऑफ द कार्बन, मतलब it is interesting to note that the chemical formula for the marble is also CaCO3। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि यार तुम oh God, तो ये मार्बल का जो फार्मूला रहता है ना, मार्बल है ना, कितनी हार्ड होती है, उसका फार्मूला भी CaCO3 होता है। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होती है, पता है, क्योंकि ये हज़ारों साल धरती में दबी होती है, इसलिए टेम्परेचर में पकी है ना, इसीलिए टेम्परेचर की वजह से मार्बल जो है वो सेम चूना पत्थर जो है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप लोगों ने टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना, टाइप ऑफ रॉक्स क्या होती हैं। अब आपको ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ाना शुरू कर दूँगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ टाइप ऑफ रॉक्स क्या होती हैं। एक इग्निशियस होती है, इग्निशन जो लावा से बनी होती है, IGNEIOUS, इग्निशियस होती है। एक मेटामॉर्फिक होती है जो सैंड से बनती है, सैंड के झड़ने से बनती है। सैंड के झड़ने से जो नया पत्थर बनता है ना, सैंड के मिलने से, वो मेटामॉर्फिक होता है,
ये मॉर्फिक, MORPHIC मॉर्फिक। एंड और थर्ड होता है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री सेकंड होता है SEDI, जो सेडिमेंट से बनती है, सैंड से जो बनती है वो सेडिमेंट्री होती है, MENTRY। और इन दोनों को जब हाई प्रेशर में डाल देते हैं, ज़मीन में गाड़ दो हज़ारों सालों तक, ठीक है। अब इतना जिंदे हम लोग रहेंगे नहीं, डाल के वापस तो नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। जो इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स है ज़मीन में, तो ये जो मार्बल है ना, ये सेडिमेंट्री, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री का नहीं है, इसका इग्निशियस का रूप कह सकते हो आप, या फिर सेडिमेंट्री का रूप कह सकते हो इसको, जो हज़ारों सालों तक ज़मीन में रह के। मार्बल के पहाड़ देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो टाइप्स, मध्य प्रदेश की ऐड आती है ना, तो मध्य प्रदेश में मार्बल का पहाड़ है, देखा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो मार्बल का पहाड़ है वो कैसे बन गया, ऐसे थोड़ी बन गया, वो हज़ारों सालों तक अंदर पड़ा, कोल कैसे बन गया, ऐसे ही बना, पेट्रोलियम कैसे बना, ऐसे ही बना, ठीक है। हम नहीं बना सकते। हाँ, अगर क्या वो लैब्स में अगर इस तरह से हाई प्रेशर चीज़ें देके अगर कुछ बना सकते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए क्वांटिटी बहुत कम पड़ती है ना। डायमंड भी तो बनाए थे मैंने, थोड़ा सा जो कार्बन कंपाउंड में पढ़ाया था, तो डायमंड भी तो बना रहे हैं ना, जो बनाने की कोशिश कर रहे थे इसी तरह से, इसी प्रोसेस के ज़रिए, तो हो सकता है ये भी बना दें। चलो फिर पढ़ते हैं आगे। तो ये आपको पता चल गया, आगे बढ़ो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता चल गई कि जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी दो होंगे, तो दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेट अस डिस्कस विद द मोर एग्जाम्पल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल जब बर्न होता है, ठीक है, कोल क्या है, सॉलिड है, एस। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे पानी कैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। हाइड्रोजन को डबल कर दो, बैलेंस कर दो इसको भी, फाइन। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस जो होते हैं कंबाइन करते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन एंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। एंड वी also observe that the large amount of heat is evolved. We also observe that large amount of heat is evolved. This make the reaction mixture warm. इससे क्या हो जाता है, बहुत सारी हीट इवॉल्व हो जाती है और इसको रिएक्शन फॉर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है उसको, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो हीट निकली, गो, ठीक है, एक्सो से गो याद रख लो, ठीक है। एक्सो मतलब रिएक्शन, गो, हीट निकली, हीट रिलीज हुई, इसमें रिलीज हुई, ठीक है ना, रिलीज याद रखेंगे। एक्सो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हुई है, ठीक है। रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब आप नेचुरल गैस को बर्निंग करते हैं, अदर एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अनदर गैस है, नेचुरल गैस को गर्म करते हैं तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, ठीक है ना। मीथेन को गर्म करो, CH4 क्या है, मीथेन गैस है, इसको, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ गैस है, जब जलाओ तो ऑक्सीजन लेके CO2 बनाती है प्लस 2 टाइम H2O भी बना दिया है इसने गैस, ठीक है। तो वी नीड रेस्पिरेशन इज एन, अच्छा ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, ये भी एक हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप अपनी सांस को अगर चेक करोगे ये भी गर्म है ना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, हम लोगों को खाने से मिलती है ये एनर्जी। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टांस, ठीक है ना। न्यूट्रिशन में आपने पढ़ लिया सिंपलर सबस्टांस, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में फूड, डाइजेशन में फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो सारे के सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे डिफरेंट हो जाते हैं, फैट्स वगैरह सब क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तोड़ देता है, डाइजेशन के टाइम पे सब कुछ टूट जाता है। फिर उससे क्या होता है सिंपल फूड जो है वो अलग अलग जो हमारे बॉडी के पार्ट है वहाँ पे बेच दिया जाता है, राइट। तो फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर सबस्टांस, फॉर एग्जांपल जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, राइस में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आर ब्रोकन डाउन
इनटू ग्लूकोज, और यही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसको ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है इनटू ग्लूकोज में, एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज होता है वो कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ इन सेल ऑफ आर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है ना। दिस स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और ये जो स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन है इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है लेकिन आपका NCERT का 6 होगा, लेकिन ऐसे JK बोर्ड का क्या है, लेसन नंबर कोई और है। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस नाम दे देती हूँ, लाइफ प्रोसेस जो आपका न्यूट्रिशन वाला सबसे पहले बायो का चैप्टर है वही है ये, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमेशा ये रहता है, शुगर मैं रोक नहीं पाई है ना अभी गाने लग गए क्या करूँ मैं। अच्छा देखिए, लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, मेरी आवाज़ तो आ ही रही है ना आपको। तो ग्लूकोज जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन भी इंटेक करते हैं ना हम लोग ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वाटर, ठीक है। यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी भी निकलती है, वो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाती है एनर्जी, है ना, राइट। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ना, हमेशा रहता है स्टार्च वगैरह का, CnH2nOn, है ना, N कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर 6 3 जो होते हैं ना, मल्टीपल्स ऑफ 3 आते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले आपको पता ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल आ गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट। जब वेजिटेबल मैटर को मैन्यूर बनाने के लिए हम लोग कंपोजिट वेस्ट जो इकट्ठा करके उसको कंपोजिट ही बोलते हैं ना, पढ़ा है ना आपने। तो वेजिटेबल का जो जितना भी हमारे घर में कचरा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट पता है ना उसको, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो सारा का सारा हम लोग इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, उसको कंपोजिट बना देते हैं, उसको मैन्यूर के फॉर्म में बाद में यूज़ करते हैं ना, उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है ना। ऑर्गेनिजम्स जो है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, तो वो एनर्जी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आती है, ठीक है ना। अगर तुमसे बोले व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव सम एग्जांपल्स, तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज रेस्पिरेशन वाली आ जाएगी, दूसरी डिकम्पोजिशन वाली आ गई। आपके बुक में ही सारे आंसर आ जाते हैं यार। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, एक्टिविटी 1.1 में लिखा हुआ है। सो वेयर हीट इज़ गिवन आउट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, चूना वाली एग्जाम्पल आ गई आपकी। अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आएगी? डिकम्पोजिशन, याद रखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करती है? टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट ले लो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लो 2 ग्राम, ठीक है। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब को उसको ड्राई कर लो एंड नोट दैट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, उसका कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर भी नोट कर लो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, उसको बॉइलिंग ट्यूब को हीट करो ओवर द फ्लेम, बर्नर स्पिरिट जो होती है उसके ऊपर गर्म करके देखो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल, अब उसको ऑब्जर्व करो कलर ऑफ द क्रिस्टल्स को, ठीक है ना। सो वेफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स द नॉइस। अच्छा ये क्या है? वेफ्टिंग गैस मतलब टिल्ट करना, टिल्ट करके साइड पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब है हमारे पास, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाले इसमें, ठीक है ना। डू नॉट पॉइंट द बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। भाई ट्यूब पकड़ी है, ऐसे नहीं पकड़ना सीधे नाक में घुस जाए उसके फ्यूम्स, ना ना ना, ना ही अपने दोस्तों की तरफ, ठीक है ना, उस तरफ रखना जहाँ पे कोई नहीं हो, ठीक है। सो करेक्ट वे of heating the boiling tube containing crystals of ferrous sulfate and smelling the odor। भैया ऑर्डर अगर थोड़ी सी जो लेनी है ना, ऑर्डर मतलब स्मेल अगर आपने लेनी है ना, कलर में उसमें स्मेल में चेंज आएगा ना इसका, ऑर्डर में चेंज आएगा इसका, तो वो डायरेक्टली अपने नाक से मत लेना, थोड़ा सा दूर दूर लेके ही अपने आप ही आ जाती है, थोड़ी थोड़ी स्मेल आ जाती है, ठीक है ना। ओके समझ आ गई ना। तो चलो, हैव यू नोटिस क्या हो गया? हैव यू नोटिस कि ग्रीन कलर के जो क्रिस्टल थे हमारे, ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे, वो चेंज हो गए। यू कैन स्मेल हीट की वजह से, यू कैन हीट की वजह से चेंज हो गए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हीट की वजह से उसका कलर चेंज हो गया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो गया। एंड क्या हो गया? उसका ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आया, ये जो स्मेल आई ना, स्मेल वो किसकी आई? ये आई सल्फ़र की। सल्फ़र बर्न हुआ,
सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया, साथ में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी आ गया, ठीक है ना। देखो डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन होगी, कॉम्बिनेशन क्या थी, कॉम्बिनेशन टू या ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसका उल्टा भी तो होता है ना, तो जब एक कंपाउंड टूटता है 2-3 कंपाउंड्स के अंदर अंदर या फिर एलिमेंट्स के अंदर अंदर, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं, मतलब टूटना, ठीक है। एक पूरी लाइन 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, उसको बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका आ गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, SO2, SO3 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। सो इन दिस रिएक्शन ये जो फेरस हैव यू एवर नोटिस, हो गया ना, ये हो गया। सो ऑर्डर चेंज हो जाएगी, तो ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, टू टाइम, ये बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है, तो इसको मैं काटो पहले, FeSO4 है, फेरस सल्फेट हो गया, इसको गर्म किया तो हमारे पास आया Fe2S ख़त्म हो गया ना, S चेंज हो गया, O3 फेरस ऑक्साइड आ गया, प्लस क्या आ गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड भी आ गया कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में, ठीक है ना। तो अब इसको बैलेंस करते रहो बैठ के, बैलेंस, इसको 2 टाइम ही लगाना पड़ेगा, तभी हो जाएगा सब कुछ बराबर। सो दिन दिस रिएक्शन क्या होता है, यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू गिविंग ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। एक बड़ा वाला जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो गया और उसने सिंपल प्रोडक्ट्स फॉर्म कर दिए, ठीक है ना। सो क्या हो गया, ये आ गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या हो गया, जल्दी बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब कोई बड़ा वाला कंपाउंड, प्रॉब्लम्स, चलो, तो जब कोई बड़ा वाला कंपाउंड ब्रेक होता है और देता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7 टाइम वाटर, लूज वाटर व्हेन हीट विद द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं और इसको डिकम्पोज हो जाता है फेरस ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये रिएक्शन में हमने पढ़ लिया। तो ये जो फेरस ऑक्साइड है इज अ सॉलिड, वाइल SO2 क्या है, SO2 क्या है, गैसेस हैं, उड़ जाती हैं, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी फंबल मार दिया मैंने। अच्छा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइन, इसी को क्विकलाइन बोला जाता है। गाड़ी आ रही है, दूर से ही पता चल जाता है, ठीक है ना। तो क्विकलाइन बन जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये आ गया, इसको हीट किया तो ये फिर से क्विकलाइन बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, उड़ गई आसमान में, उड़ गई। सो इट हैज़ मैनी यूजेस, वन ऑफ द मैन्युफैक्चर, और सीमेंट बनाने के लिए काम आते हैं ये वाला प्रोसेस, ठीक है। लाइमस्टोन को गर्म करके उसका सीमेंट बनाना। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम लोग हीटिंग, गर्मी देकर काम करवाते हैं, निकलवाते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके, ठीक है ना। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर लो 2 ग्राम ऑफ इन द बॉइलिंग ट्यूब एंड होल्ड करो बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। बता दिया हुआ टोंग क्या होते हैं, है ना, प्लक्कर टाइप्स। हीट करो उसको फ्लेम के ऊपर, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट द चेंजेस। तो यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ क्या, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं लेड से, ठीक है ना। ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल रही होती है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ब्राउन कलर के, ठीक है ना। तो ये आपका ये चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये आपका टोंग आ गया, इसने पकड़ के रखा है टेस्ट ट्यूब को, बर्नर के नीचे हम लोग बॉइल कर रहे हैं। ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं, ब्राउन देख रहे हो, है ना, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं ना, लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट से नाइट्रेट निकल गई, ठीक है, बचा क्या, लेड बचा। चलो, ये आपकी रिएक्शन,
ठीक है, रिएक्शन आ गई PbNO3, अरे PbNO3 2 टाइम्स, ठीक है, गिव्स PbO प्लस नाइट्रोजन भी निकल गई NO2, ठीक है, प्लस O2 भी निकली, और इसको बैलेंस कर लो 2 टाइम, ये बैलेंसिंग आपने करनी है। अरे जितनी रिएक्शन है सबको बैलेंस कर डालो, ठीक है, खुद बैलेंस करो, ठीक है ना, ओके फाइन। तो लेट अस परफॉर्म एन अनदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन, एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करो, चलो करते हैं, कोई बात नहीं, जितनी करोगे उतना अच्छा। सो टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग ले लो, ड्राई करो, ड्रिल करो उसमें होल्स, ठीक है, एक प्लास्टिक मग ले लो, आया गाड़ी आई चली गई। सो टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस के ऊपर 2 होल्स फिट करो, ठीक है, फिट द रबर स्टॉपर इन दिस होल, ठीक है, रबर स्टॉपर डालो इसमें होल्स के अंदर, इंसर्ट द कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोड्स डालो इन दिस रबर स्टॉपर एंड कनेक्ट करो दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी के साथ, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, ठीक है, पानी फिट करना है ना, और नीचे ना पता क्या करना है, मग लेना, मैं बता दी डायग्राम से देखते हैं ना यार, अरे बाप रे यार ये औरतें अच्छा ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फाइन, फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्स, मतलब पानी इस तरह से भरना है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके बीच में आ जाए, जैसे धसे हुए लगे, फिर उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डालो, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, इन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, गाड़ी आई, ठीक है, टेक अ 2 टेस्ट ट्यूब विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम विद द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, स्विच द करंट ऑन एंड लीव द ऑपरेटर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, यू विल ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ बबल फॉर्म होना शुरू हो गया है एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स एंड दीज बबल जो होते हैं डिस्प्लेस वाटर इन द क्या है टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद इफ़ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, ये जो दोनों तरफ से हम लोगों को जो गैस मिली है, वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम बोथ द टेस्ट ट्यूब्स क्या सेम है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड, जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब फिल होना शुरू हो जाएगी विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, उनको रिमूव कर दो केयरफुली, ठीक है ना। सो अभी क्या करना है, टेस्ट दीज गैसेस, इन गैसेस को टेस्ट करो 1 by 1, ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एंड कॉशंस क्या है, दिस स्टेप्स मस्ट बी पावरफुल, होना चाहिए केयरफुली बाय द टीचर्स के साथ ही करना, अपने से नहीं करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद व्हाट हैपन इन ईच केस क्या होगा, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच ट्यूब। चलो फिर डायग्राम देख लेते हैं, बिना डायग्राम के कभी समझ में नहीं आता, पढ़ा करूँ। सो ये आपका प्लास्टिक मग आ गया, प्लास्टिक का मग घर में यूज़ करते हो ना, उसमें 2 छेद ड्रिल कर दो, फिर उसके अंदर ये इलेक्ट्रोड, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये ग्रेफाइट रॉड, इलेक्ट्रोड क्या है, किसी के भी बना सकते हो, रॉड्स के बनाओ ज़्यादा बेटर है, इलेक्ट्रोड्स क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, है ना, तो ग्रेफाइट रॉड्स आई थिंक ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो ग्रेफाइट रॉड बीच में इस तरह से फिट करनी है और बाहर इस तरह से लॉक करना है, इसको लॉक कैसे, सीमेंट भी होता है एक, वो दूसरा सीमेंट नहीं होता जिससे प्लास्टिक भी सील हो जाता है, वो वाला से यूज़ कर सकते हो, फिर और कॉर्क भी होते हैं उससे भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको फिट कर देना, ठीक है। फिर नीचे के साथ इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी कनेक्ट कर देनी है इसके साथ, है ना, बैटरी कनेक्ट कर दी इसके साथ। फिर उसके बाद क्या हो गया, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ना ये, ऐसे ही करते हैं। फिर ऊपर से हम लोगों ने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब डाल देनी है, दूसरे के ऊपर दूसरी इलेक्ट्रोड डाल देना है, ठीक है ना, 2 टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड को ढक देना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोड में, मतलब जो एनोड वाला होगा उसमें ऑक्सीजन निकलेगी और कैथोड वाले में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग पानी से ऑक्सीजन अलग कर रहे हैं और हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो था हाइड्रोजन H2O से H2 अलग करना और O2 अलग करना था, ये प्रोसेस था, ठीक है जी, पता चल गया, ये प्रोसेस था, ठीक है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है, हमको पता है जब बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है ना। सो क्या हो गया, तो अब पता चला इलेक्ट्रोलिसिस किस प्रोसेस से हम लोग हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, बैटरी लगा के, ये इस प्रोसेस से। तो वाटर अंदर भी पानी है, फिर उसके बाद रबर स्टॉपर आ गया, ये कैथोड आ गई, ये पानी है, हाइड्रोजन गैस और प्लास्टिक मग हो गया, ओके। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल है आपकी सिल्वर क्लोराइड वाली,
चलो पढ़ते हैं। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द चाइना डिश एंड व्हाट इज़ द कलर, क्या कलर मिलेगा आपको सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। प्लेस द चाइना डिश इन द सनलाइट, सनलाइट में चाइना डिश को छोड़ दो। चाइना डिश को ही बताया था मैंने एक बार आपको, इस तरह से कटोरी होती है चीनी मिट्टी की। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड विद सम टाइम, सनलाइट के साथ सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज हो जाएगा। चलो देखो डायग्राम। यार इन्होंने बहुत अच्छे से आपको हर एक एक्टिविटी समझाई हुई है विद द डायग्राम, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा डायग्राम तो इसी में से निकल जाएंगी आपकी। ये चाइना डिश आ गई, इसके बीच में आप लोगों ने सिल्वर क्लोराइड डाला, सनलाइट से क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। चलो पढ़ो, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ठीक है ना। सिल्वर मेटल में चेंज हो गया, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, ये ग्रे हो जाती है सिल्वर क्लोराइड जो है ना सनलाइट के अंदर टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ओके। तो क्या है ये, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इनटू सनलाइट एंड दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड विद सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, ठीक है। सिल्वर क्या है, Ag, सिल्वर क्या होता है, AgCl, सनलाइट में 2Ag सिल्वर, ये अलग हो गया, क्लोराइड जो है वो गैस बन के भाग गया, ओके। चलो आगे, सिल्वर ब्रोमाइड भी है, वो भी सेम करेगा, वो भी ऐसे ही करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, ठीक है। AgBr गिव सनलाइट Ag प्लस Br, ठीक है। लेकिन Br जो है अकेला नहीं आता, 2 आता है। तो अगर Br 2 आता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि Ag और Ag रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही सिंगल सिंगल है, तो एक काम करो इसको डबल कर दो, ठीक है, बैलेंस होगी। तो अब रिएक्शन जो होती है इज़ यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स। अरे बाप रे, फोटोग्राफ्स पहले निकालते थे ना ब्लैक एंड वाइट वाली, ये उसमें यूज़ करते थे, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। सो व्हाट फॉर्म द एनर्जी इज कॉजिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी एनर्जी जो फॉर्म कर रही है, कौन सी एनर्जी फॉर्म कर रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करती है, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ ले लेती हूँ थोड़ा सा, we have seen that the decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light और electricity, ठीक है ना। decomposition reaction लेती है एनर्जी, एनर्जी लेती है, टेकिंग एनर्जी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सो THERMIC थर्मिक रिएक्शन में गो होता था, एनर्जी रिलीज होती थी, इसमें ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है ना, या हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट बन जाता है। तो रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज अब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। डो से शॉर्टकट तो नहीं आया, लेकिन एक्सो डो दोनों में वो सेम साउंड आ रही है ना, एंड मज़ा नहीं आया। एक्सो से आप गो याद रख लो, ठीक है। एंडो तो एब्जॉर्ब करती है, इसमें एब्जॉर्ब करती है एनर्जी। इसका निमोनिक्स जब मेरे को याद आएगा, बस इतना याद रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। एक्सो मतलब गो रिलीज, एंड एंडो मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है। सो कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी करके देखो। क्या एक्टिविटी है, टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड करो 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हमारे घर में ये वो नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो आप सिर्फ पढ़ ही सकते हो इसको, फिर लैब में ही कर सकते हो आप। तो मिक्स करो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड एंड टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के उसको वो करो, टच करो एंड को, एंड व्हाट डू यू फील, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर टच करने के लिए बोला होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि हीट दो, अगर दी होती तो वो एंडोथर्मिक होता, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, क्या करना है उसका सोल्यूशन। एक्स जो है वो वाइट वॉश है, ये इनका नाम मैंने बता दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, चूना पत्थर एंड ऑल। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे एक स्टैंड दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ से ध्यान से देखो, बड़ा करूँगी तो ज़्यादा दिखेगा नहीं है, आधा ढक जाएगा यार। चलो टेस्ट ट्यूब लो, ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब आ गई है, एक थ्रेड लेना है, थ्रेड के साथ ना 2 नेल्स अटैच करने हैं, ठीक है ना। और लिक्विड डाला हुआ है, कौन से वाले लिक्विड में डाल के रखें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल डिप करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। स्टैंड के साथ
उसको पकड़ के रखा है। स्टैंड होता है ना, जैसे स्टैंड से मैं वो बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, वैसे एक स्टैंड होता है होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब्स को, बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब को, उसके बीच में नेल्स लगाने हैं, डालने हैं, थ्रेड के साथ अटका के रखने हैं। क्या मिलेगा आपको? नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्या मिलेगा? चलो पढ़ते हैं, पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टेक 3 आयरन नेल्स, 3 यहाँ पे 2 दिए हैं, एंड क्लीन दैम, बस कर यार, टेक 3 आयरन एंड क्लीन दैम विद द रबिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ पहले इसको रब करके ना उसको क्लीन कर लेना। सैंड पेपर पता ना क्या होता है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मार्क करो A एंड B, एंड ईच टेस्ट ट्यूब जो है टेक 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना। टाई 2 आयरन नेल विद द थ्रेड एंड इमर्स दैम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब B। ठीक है ना, बता दिया मैंने आपको। फिर फॉर अबाउट 20-20 मिनट के लिए कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब साथ में ही रखना। 3 आयरन नेल लिए थे ना, 2 को डिप करना है, 1 को रहने देना। ठीक है, कंपैरिजन के लिए 1 रहने देना, तभी बोला 3 लेने के लिए। सो 20 मिनट्स के बाद क्या होगा? टेक 2 आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसली ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू कलर हो जाएगा। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल, और जो पहला वाला आयरन नेल है उसका कलर भी तो चेक करो, जो डिप्ड हुए हैं। इन तीनों का कलर जो है वो कंपेयर करो एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, ओके। तो आपको ये मिलेगा, चले यार, ये ऐसा मिलेगा। फर्स्ट वाला आयरन नेल जो है वो साफ वाला ये ऐसा है, और दूसरा वाला जो है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये ऐसा वाला हो गया। ठीक है ना, आगे क्या करना? ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B। सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। नेल का कलर तो चेंज होगा, सोल्यूशन का भी चेंज हो जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब A का कलर जो है वो ऐसा है, टेस्ट ट्यूब B। टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड रिएक्शन मिक्सचर कंपेयर करने के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ये, इनको खड़ा करके रखते हैं, ऐसा होता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। आयरन नेल एंड कॉपर सोल्यूशन कंपेयर आफ्टर एंड बिफोर दोनों को कंपेयर करके देखो। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आयरन नेल जो है बिकम ब्राउनिश हो जाएगा, एंड कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो फेड हो गया। ठीक है, कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड हो गया, और आयरन नेल जो होता है वो ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया कि नेल ब्राउन हो गया लेकिन सोल्यूशन का कलर फेंट हो गया, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक की क्वालिटी दूसरे में आ गई, आई गाड़ी। तो इसमें हमें क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट होती है व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेंट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? जादू क्यों हो गया? द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इज Fe। यहाँ पे आयरन जो है वो बड़ा करके लिख देती हूँ। आयरन जो है नहीं सॉलिड है ये, ठीक है, ऐसा ही है। इसने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 एक्वा सोल्यूशन क्या होता है? 1000 बार बताया, पानी के अंदर घुला हुआ कोई भी चीज़ एक्वास होती है। ठीक है, इसमें SO4 इसका आयरन ने ले लिया, ये बन गया FeSO4 प्लस कॉपर अकेला रह गया Cu। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई वही हुई डिस्प्लेस, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डिस्प्लेस हो गया। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट। ठीक है ना, उसने क्या किया? आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। आयरन के पास पावर थी डिस्प्लेस करने की, टू रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कॉपर से छीन के खुद के पास रख लिया उसने। तो फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट या फिर कंपाउंड इज रिमूव्ड, ठीक है, टू द अनदर एलिमेंट और कंपाउंड इन द प्रोडक्ट, मतलब डिफरेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, एक कंपाउंड दूसरे के पास चला जाता है। ठीक है ना, अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आ गई आपकी जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग। लेड क्लोराइड, लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के ये लेड क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव होते हैं। जिंक और लेड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जिंक एंड लेड बहुत रिएक्टिव होते हैं कॉपर से। ठीक है ना, इसलिए वो कॉपर से छीन लेते हैं। दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कॉपर से लेड और
जिंक छीन लेते हैं उनसे उनकी कंपाउंड्स, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है इधर उधर जाना, छीनना एक दूसरे से चीज़ें। डबल हो गई मतलब दो जगह एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेना, शेयर नहीं करना, तू मेरी चीज़ ले ले मैं तेरी चीज़ ले लेती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो टेक करो 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एंड अनदर टेस्ट ट्यूब ले लो, टेक 3 ml ऑफ क्या बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, मिक्स करो 2 सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ये देखो ज़रा, एक टेस्ट ट्यूब में क्या था, बेरियम क्लोराइड है, दूसरे में है सोडियम सल्फेट। अब एक काम करो, एक दूसरे में थोड़ा सा मिक्स करो, थोड़ा सा उसमें डालो, थोड़ा सा उसमें डालो, तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सबस्टांस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये जो सॉल्युबल सबस्टांस इनसॉल्युबल सबस्टांस बना इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होते हैं, ये रिएक्शन है और यहाँ पे कुछ बाहर निकल के आ जाए झाग की फॉर्म में या फिर जैसी मर्जी फॉर्म में, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। सो प्रेसिपिटेट, तो ये आ गया आपका सोडियम सल्फेट Na2SO3 SO4 हो गया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये बेरियम क्लोराइड आ गया। तो इसने क्या किया, सोडियम यहाँ पे चला गया, अब ये देखो ये यहाँ पे चला गया और क्लोरीन यहाँ पे चला गया, ठीक है, एक्सचेंज कर लिया इन्होंने, ये बन गया बेरियम सल्फेट और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्लियर। What caused this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of SO4, इसमें 2 नेगेटिव थे मतलब 2 एक्स्ट्रा थे और बेरियम में भी 2 एक्स्ट्रा थे, ठीक है ना, बेरियम में भी 2 एक्स्ट्रा थे, तो इसीलिए जाके इन्होंने बैलेंस कर लिया। अगर ये दोनों बराबरी के नहीं होते ना तब नहीं कर पाते। द अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक और एक्टिविटी है, रिकॉल द एक्टिविटी है, इसको छोटा कर लेती हूँ। तो वेयर यू, अरे 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 आई सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, जब हम लोग लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट क्या हो गया BbNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड, इसको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, जानबूझ के मुझे लगता है कभी कभी यहाँ से जानबूझ के बचा के जाते हैं इतनी ज़ोर से। सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस एंड इट इज़ ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट, इज इट ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, लेड नाइट्रेट, फिर से बनाते हैं, PbNO3 प्लस पोटाशियम आयोडाइड, क्या बनेगा इससे, बना के देखें, PbI लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, ये बन जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस भी करना है, आई थिंक इसका फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, चलो बाद में करेंगे इसको। तो नेक्स्ट आ गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 45 मिनट्स की होने वाली है। और क्रोजन और एक और टॉपिक है आपका रेंसिडिटी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन आपने ये आई थिंक एसिड बेस में पढ़ लिए होंगे, है ना, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसको मैं पढ़ा के रखूँगी। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कल करेंगे, क्रोजन एंड रेंसिडिटी भी कल करेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूँगी आपको, है ना, रिएक्शन वाले क्वेश्चन करवा दूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपका क्या काम है, आपने होपफुली लाइक कर दिया होगा और कमेंट करके बता दो आपको समझ आई या नहीं, प्लीज़। आपको हमेशा से ही आपसे मांगती रहती हूँ, बट क्या करें, बिना मोटिवेशन के काम नहीं चलता। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर कर देना, ओके। सो मिलते हैं कल दोबारा, सायोनारा।